हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सब। मैं शिव प्रकाश शर्मा दृष्टिकोण आईएएस में आपका स्वागत करता हूं। आज के क्लास में हम लोग आज के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पर चर्चा करेंगे। इस क्लास का जो पीडीएफ है आप इसे टेलीग्राम चैनल से या इसके एप्लीकेशन से डाउनलोड कर सकते हैं और निश्चित रूप से आप इसका पीडीएफ डाउनलोड कीजिए। क्लास के बाद उन क्वेश्चन आंसर्स को खुद से सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। तो क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। आज का जो पहला प्रश्न है वो है भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है। ठीक है, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक यानी कि सिडबी। ठीक है, सिडबी का मुख्यालय कहाँ स्थित है। सिडबी जिसका फुल फॉर्म होता है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, जो मेनली जो है जो एमएसएमई सेक्टर है, ठीक है, माइक्रो स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइज, उसको इसके रिगार्डिंग जो है एक रिफाइनेंस रेगुलेटर के रूप में जो है सिडबी की स्थापना की गई थी। तो सिडबी का जो मुख्यालय है वो उत्तर प्रदेश में है, लखनऊ में। ठीक है, सिडबी का मुख्यालय कहां पे है, लखनऊ, उत्तर प्रदेश में। ठीक, सिडबी के बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं कि आखिर ये न्यूज में क्यों है। ठीक है, तो न्यूज में इसलिए है कि अभी वर्तमान में जो है निर्मला सीतारमण, ठीक है, जो कि फाइनेंस मिनिस्टर है, उन्होंने जो है एमएसएमई के रिफाइनेंस से संबंधित एमएसएमई को बूस्ट करने के लिए, ठीक है, उसको फाइनेंस प्रदान करने के लिए जो है सिडबी के कई सारे ब्रांच की स्थापना की और एक एमएसएमई क्लस्टर आउटरीच प्रोग्राम शुरू किया है ताकि एमएसएमई को ज्यादा से ज्यादा जो है ऋण मुहैया कराई जा सके। ठीक है, सभी बैंकों को, सभी एनबीएफसी को गाइडलाइंस दिया गया है, एक टारगेट दिया गया है कि एमएसएमई को जो है आपको फुलफिल करना है, उसको फाइनेंस करना है। ठीक है, तो उसको लेकर के क्लस्टर आउटरीच प्रोग्राम शुरू किया गया है और सिडबी के नए ब्रांचों की ये खोला गया है। इस कारण से सिडबी जो है न्यूज में था। ठीक है, फाउंडेशन इसका 2 अप्रैल 1990 को हुआ है। हेडक्वार्टर इसका लखनऊ उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, और ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत काम करता है। मनोज मित्तल जो है वर्तमान में इसके मुखिया है, सीएम एजेंसी एग्जीक्यूटिव है। ठीक है, 2 अप्रैल 1990 फाउंडेशन, लखनऊ उत्तर प्रदेश में सिडबी का हेडक्वार्टर है और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत जो है ये काम करता है। ये मेनली अगर आपसे पूछेगा मेन वर्क क्या है इसका, तो ये एमएसएमई को फाइनेंस करने के लिए बनाया गया था। एक रिफाइनेंस कंपनी है। रिफाइनेंस का मतलब होता है ये बैंकों को ऋण प्रदान करेगी और बैंक जो है एमएसएमई को ऋण प्रदान करेगा। तो वैसे बैंक जो एमएसएमई को ऋण प्रदान करे उन सब का ये रेगुलेटर है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। एक्सरसाइज अंतरिक्ष अभ्यास 2024 कहां आयोजित किया गया। एक्सरसाइज अंतरिक्ष अभ्यास 2024। ठीक है, तो आने वाले समय में जो वार होगा वो जमीन पे कम होगा और आसमान में ज्यादा होगा। आसमान कहने का सेंस सिर्फ एयरफोर्स ही नहीं, स्पेस वार जो है आने वाले समय में इसकी आशंका है कि सभी देश जो है स्पेस वार के लिए तैयारियां कर रही है और रसिया और अमेरिका जैसे देश स्पेस वार के लिए काफी ज्यादा प्रिपेयर है हमसे, इंडिया से। तो उसी के मद्देनजर जो है एक एक्सरसाइज अंतरिक्ष अभ्यास 2024 लॉन्च किया गया। ये लॉन्च किया गया नई दिल्ली में और इसका जो मेन उद्देश्य था, नई दिल्ली में इस एक्सरसाइज को किया गया और इसका जो मेन उद्देश्य था वो है कि यदि हम पे स्पेस में कुछ अटैक्स हो जाए, जो हमारे एसेट्स है, सैटेलाइट है, कोई दूसरा मिसाइल्स वगैरह इस तरह से लॉन्च किया जाए, स्पेस से लॉन्च किया गया हम पे, तो हमारा जो है क्या तैयारी है। ठीक है, हम वैसे समय में किस तरह से अपने आर्मी को, अपने नेवी को, अपने एयर फोर्स को जो है इंटीग्रेट करेंगे और हम जो है अपनी रक्षा करेंगे, दुश्मन का जवाब देंगे। तो उसी तैयारी को परखने के लिए जो है ये एक्सरसाइज अंतरिक्ष अभ्यास 2024 किया गया था। ठीक है, तीनों सेनाओं और प्लस जो स्पेस डिफेंस है उसके जो हेड है वो हमारे सीडीएस हैं, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। जानते हैं कौन है, जनरल अनिल चौहान। ठीक है, ये हमारे वर्तमान सीडीएस है। ठीक है, चलिए स्पेस प्रोग्राम डिफेंस स्पेस एजेंसी जो है अंतरिक्ष अभ्यास 2024 इसी के गाइडलाइंस के अंतर्गत जो है ये किया गया था। ठीक है, 11 से 13 नवंबर तक जो है नई दिल्ली में ऑर्गेनाइज किया गया था। ठीक है, चलिए क्यों किया गया था ये भी समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं।
समाचार पत्रों में देखे जाने वाला स्टार्क 25 किससे संबंधित है? डिफेंस से, टेलीकॉम से, पुलिस से, एयरफोर्स से। तो डिफेंस से संबंधित नहीं है, पुलिस से नहीं है, एयरफोर्स से नहीं, ये टेलीकॉम से संबंधित है। एक मीटिंग हुआ है, ठीक है, उसी का नाम स्टार्क 25 है। स्टार्क 25 के बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। स्टार्क का जो फुल फॉर्म है वो है साउथ एशियन टेलीकम्युनिकेशन रेगुलेटर काउंसिल, ठीक है। तो साउथ एशिया में जितने भी कंट्रीज हैं उन सब का जो है एक मीटिंग हुआ, ताकि जो भी दूरसंचार से संबंधित प्रॉब्लम है उस सब को जो है एड्रेस किया जाए, उस सब को सॉल्व करने की दिशा में जो है काम किया जाए। इस मीटिंग्स में जो है साउथ एशिया के बहुत सारे कंट्रीज आए थे, बहुत सारे कंट्रीज थे, जिसमें अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, ईरान, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका भी शामिल हुआ, ठीक है। ये 25वां मीटिंग था इस तरह का। इसका जो मेन थीम था एक्सेलरेटिंग टेलीकम्युनिकेशन एंड आईसीटी डेवलपमेंट फॉर ग्रोथ एंड इंक्लूसिव प्रमोटिंग, ठीक है, सोसाइटी एंड इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी इन दिस रीजन, ठीक है। तो ये थीम था। ये जो है अभी वर्तमान में दूरसंचार मंत्री हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, ठीक है, वर्तमान में दूरसंचार मंत्री हैं, ठीक है। तो समझ गए, स्टार्क का जो फुल फॉर्म है साउथ एशियन टेलीकम्युनिकेशन रेगुलेटर्स काउंसिल। स्टार्क जो है टेलीकॉम सेक्टर से संबंधित है, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है, हाल ही में इंडिया ने किस देश को 2 वाटर जेट प्रोपेल्ड एफआईसी गिफ्ट किया है? ठीक है, वाटर जेट प्रोपेल्ड एफआईसी जो है लाइट वेट जो है जहाज ही होता है, ठीक है। ये गिफ्ट किया है इंडिया ने मोजाम्बिक के साथ, ठीक है। मोजाम्बिक को 2 गिफ्ट किया है। मेनली जो है इंडिया को जो इंडियन ओशियन है उसमें अपने सिक्योरिटी को मजबूत करना है, और इसके लिए जो है आवश्यक है कि हम अपने नेबर्स को भी जो है मजबूत करें, उनके साथ अच्छा संबंध बनाएं और उनको भी एसेट दे करके, इक्विपमेंट्स दे करके निगरानी उनसे करवाएं, ठीक है। तो ये 2 एफआईसी जो है इनको गिफ्ट किया। एफआईसी का फुल फॉर्म होता है फास्ट इंटरसेप्टर क्राफ्ट, ठीक है। एफआईसी का जो फुल फॉर्म है वो है फास्ट इंटरसेप्टर क्राफ्ट है, ठीक है। एक लाइट वेट जहाज है, इसको भेजा गया है आईएनएस घड़ियाल से जो है भेजा गया भारत से, ठीक है। ये गिफ्ट दिया गया है 9 नवंबर 2024 को। मोजाम्बिक के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। ये एक साउथर्न अफ्रीकन कंट्री है जो इंडियन कोस्ट लाइन के से लगता है, ठीक है। इसका जो कैपिटल है मापुटो है। करेंसी मोजाम्बिकन मिटिकल चलती है और भाषा जो है यहाँ पे पोर्तुगीज चलती है, ठीक है। मोजाम्बिक, ठीक है, इंडियन कोस्ट लाइन के किनारे पे एक ये देश है, ठीक है। तो अफ्रीकन कंट्री है ये। तो 2 वाटर जेट प्रोपेल्ड जो है एफआईसी मोजाम्बिक को दिया गया, ठीक है। मोजाम्बिक के बारे में भी जान लिए। कैपिटल मापुटो है, करेंसी मोजाम्बिकन मेटिकल है, ऑफिशियल लैंग्वेज यहाँ पे पोर्तुगीज चलता है, ठीक है। तो करंट अफेयर में जितने भी देश आते हैं उन देशों का जो है निश्चित तौर पे क्या करेंसी है, कहाँ कैपिटल है, ये आप स्मरण में रखिएगा, रिमेंबर करके रखिएगा, क्योंकि एक देश आपका निश्चित पूछेगा कि वहां का करेंसी क्या है या वहां का कैपिटल क्या है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। बिम्स्टेक एनर्जी सेंटर का मुख्यालय कहाँ खोलने की घोषणा की गई है? ठीक है, तो बिम्स्टेक, लास्ट क्लास में भी हम लोग बिम्स्टेक के बारे में चर्चा किए थे, तो पहले इस सवाल का जवाब हम लोग देख लेते हैं। बिम्स्टेक एनर्जी सेक्टर, ठीक है, बिम्स्टेक एनर्जी सेंटर को खोलने की योजना की गई है बेंगलुरु में, ठीक है। यहाँ पे एनर्जी सेंटर बनाया जाएगा बिम्स्टेक का, और बिम्स्टेक के जितने भी सदस्य देश हैं वहां पे एनर्जी को सिक्योर करने के लिए, एनर्जी सेक्टर को प्रमोट करने के लिए वहां पे काम होगा, ठीक है। बिम्स्टेक के बारे में थोड़ा सा और जानकारी हम लोग ले ले। बिम्स्टेक का जो फुल फॉर्म होता है वो है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन। 1997 में जो है इसका फॉर्मेशन हुआ था, और इसके जो सदस्य देश हैं वो है नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, इंडिया, म्यांमार, थाईलैंड और श्रीलंका। यानी कि बे ऑफ बंगाल के आसपास जितने भी कंट्रीज हैं वो सब इसमें शामिल हैं, ठीक है। इसलिए इसका नाम बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव रखा गया है कि बंगाल की खाड़ी के आसपास जो भी क्षेत्र हैं, जो भी देश हैं, उनको जो है सिक्योरिटी प्रदान की जाए, उनको जो है एसेट्स प्रदान किए जाए, ताकि हमारे साथ साथ उनका भी ग्रोथ हो, ठीक है। तो भारत का जो भी पॉलिसी रहा है नाइबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, ठीक है, उन सब के रिगार्डिंग उसी दिशा में जो है ये अच्छा कदम है, ठीक है। तो ये बिम्स्टेक का एनर्जी सेंटर कहाँ पे खोला जाएगा? बेंगलुरु में, ठीक। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग।
वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास कौन से गवर्नर हैं? आप जानते हैं शक्तिकांत दास जो है वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर हैं, वो हैं 25वें गवर्नर, ठीक है, 25th गवर्नर ऑफ आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अगर रिजर्व बैंक की स्थापना से संबंधित पूछ देगा तो 1 अप्रैल 1935 से जो है काम करना शुरू कर दिया था, ठीक है। पहले गवर्नर थे ऑसबॉर्न स्मिथ, ठीक है, पहले गवर्नर ऑसबॉर्न स्मिथ थे। और अगर पूछ देगा कि फर्स्ट इंडियन गवर्नर, भारतीय गवर्नर कौन थे? फर्स्ट इंडियन गवर्नर, ठीक है, तो सीडी देशमुख, ठीक है, सीडी देशमुख जो है पहले भारतीय गवर्नर थे। और वर्तमान में जानते हैं शक्तिकांत दास हैं जो इसके 25वें गवर्नर है, ठीक। चलिए, ये जो है शक्तिकांत दास जी हैं, ये आरबीआई के, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के 25वें गवर्नर है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जिक्र क्यों आ गया करंट अफेयर्स में, तो इसको भी थोड़ा सा जान लेते हैं कि रिजर्व बैंक ने जो है एक गाइडलाइंस जारी किया है, ठीक है। इस गाइडलाइंस के अंतर्गत क्या है कि जो भी फॉरेन इन्वेस्टर, मतलब विदेश से अगर कोई पैसा इन्वेस्ट कर रहा है हमारे कंट्री में, तो वो 2 मीडियम से इन्वेस्ट कर सकता है, ठीक है, एक एफपीआई एंड दूसरा एफडीआई, ठीक है। यानी कि किसी कंपनी को अगर कोई परचेज कर रहा है, मान लेते हैं जियो कंपनी में इलोन मस्क जो कुछ पैसा लगा दिया, डायरेक्टली परचेज कर लिया, ठीक है, तो वो हो गया एफडीआई, यानी कि वो डायरेक्टली इन्वेस्ट कर रहा है उस कंपनी में। लेकिन अगर वो यहाँ के शेयर बाजार के थ्रू जियो के कंपनी में या अन्य कंपनी में निवेश करता है, ठीक है, बीच में एक फैक्टर आ गया शेयर मार्केट, ठीक, तो वो हो जाएगा एफपीआई, ठीक है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो अगर इलोन मस्क डायरेक्टली मुकेश अंबानी से डील कर ले, वहां का जो है अपना हिस्सेदारी खरीद ले जियो कंपनी में, तो वो हो जाएगा एफडीआई। और शेयर मार्केट के थ्रू कुछ शेयर्स परचेज कर ले तो वो हो जाएगा एफपीआई, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो आरबीआई ने यही नियम साफ किया है, एक लिमिटेशन बना दी है कि 10% जो होनी चाहिए, कुछ और भी बहुत सारे गाइडलाइंस है, उनमें एक है कि 10% एफपीआई होना चाहिए, और 10% से ज्यादा यदि वो इन्वेस्टमेंट हो रहा है तो वो एफडीआई में किस तरह से कन्वर्ट होगा, उन सब के रिगार्डिंग जो है आरबीआई के द्वारा गाइडलाइंस जारी किया गया है। तो आप ये समझ गए एफपीआई क्या होता है। यदि विदेश का कोई व्यक्ति शेयर मार्केट के थ्रू भारतीय कंपनियों में निवेश करता है तो वो एफपीआई है, यानी फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। और यदि डायरेक्टली उस कंपनी के मालिक से डील कर ले, उस कंपनी की हिस्सेदारी खरीद ले डायरेक्टली रूप से, तो वो होगा एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है बुकर प्राइज फॉर फिक्शन 2024 का अवार्ड किसे दिया गया है, ठीक है, बुकर प्राइज फॉर फिक्शन 2024। तो अवार्ड जो इस बार मिला है वो है समांता हार्वी को मिला है, समांता हार्वी को। फिक्शन का मतलब होता है काल्पनिक, ठीक है। तो बुकर अवार्ड हर साल जो है, बुकर प्राइज के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। बुकर प्राइज 1969 से जो है हर साल मिलता है जो फिक्शन स्टोरी लिखता है, फिक्शन, ठीक है, किसमें, इंग्लिश में। अगर इंग्लिश में आप फिक्शन स्टोरी लिखते हैं और पब्लिकेशन इसका यूके और आयरलैंड में होना चाहिए, तब जो है ये बुकर प्राइज के लिए नॉमिनेशन होता है। और इसी में जो है समांता हार्वी को जो है इस बार का बुकर प्राइज मिला है 2024 का। इनके बुक का नाम है ऑर्बिटल, ये है समांता हार्वी, इनके बुक का नाम है ऑर्बिटल। ये एक स्पेस बेस्ड स्टोरी है, ठीक है। क्या है ये, स्पेस बेस्ड फिक्शन स्टोरी है। फिक्शन मतलब काल्पनिक कथा है, काल्पनिक स्टोरी है कि किस तरह स्पेस में क्या होता है, उसी से रिलेटेड ये बुक है ऑर्बिटल। और इन्हीं को जो है ये अवार्ड मिला है, बुकर अवार्ड 2024 का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में मिस ग्रैंड इंटरनेशनल 2024 का अवार्ड रेचल गुप्ता को दिया गया, वो किस राज्य से संबंधित है, ठीक है। तो रेचल गुप्ता को इस बार का मिस ग्रैंड इंटरनेशनल 2024 का अवार्ड दिया गया है और वो पंजाब से रिलेटेड है, पंजाब के जालंधर से जो है रिलेटेड है, ठीक है। रेचल गुप्ता, आप ये तस्वीर देख सकते हैं, ये रेचल गुप्ता है, इन्हीं को जो है अवार्ड मिला है मिस ग्रैंड इंटरनेशनल 2024 का। ये जो कार्यक्रम है ये बैंकॉक थाईलैंड में आयोजित किया गया था और रेचल गुप्ता जो है पहली भारतीय है जिसको ये अवार्ड प्रदान किया गया है और तीसरी एशियाई कंट्री अगर बात करें तो तीसरी महिला है एशिया में जिनको ये अवार्ड मिला है,
ठीक है, रेचल गुप्ता पहली भारतीय जिसको मिस ग्रैंड इंटरनेशनल 2024 का अवार्ड दिया गया है। जालंधर पंजाब से है। ये कार्यक्रम बैंकॉक थाईलैंड में आयोजित किया गया था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, नवीचंद्रन रामगुलाम को किस देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो इतना सिमिलर नाम जब हो नवीचंद्रन रामगुलाम, तब आप निश्चित रूप से जो है मॉरिशस की तरफ एक बार ध्यान दीजिएगा, क्योंकि मॉरिशस में जो है अधिक मात्रा में भारतीय भरे पड़े हैं। ठीक है, वहां पे मिनी बिहार वाला इलाका सब भी है और बहुत सारे लोग हैं जिसका बिहार यूपी के इलाके से संबंध है। ठीक है, तो इस तरह का जो नाम है नवीचंद्रन रामगुलाम को जो है मॉरिशस का प्रधानमंत्री अभी रिसेंटली जो है उनको चुना गया, इनको नियुक्त किया गया। ठीक है, तो नवीचंद्रन रामगुलाम के बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं हम लोग। ठीक है, पहले हम लोग मॉरिशस के बारे में थोड़ा देखते हैं। मॉरिशस कहाँ पे, तो एक इंडियन ओशियन का एक आइलैंड है। इसका जो कैपिटल है पोर्ट लुइस है। मॉरिशन रुपया यहाँ पे चलता है। नवीचंद्रन रामगुलाम जो है शिव सागर रामगुलाम के बेटे हैं। ठीक है, शिव सागर रामगुलाम जो मॉरिशस के, फ्री मॉरिशस के पहले प्रधानमंत्री थे, फर्स्ट पीएम थे फ्री मॉरिशस से, स्वतंत्र मॉरिशस के पहले प्रधानमंत्री शिव सागर रामगुलाम, और उन्हीं के बेटे हैं ये नवीचंद्रन रामगुलाम। ठीक है, शिव सागर रामगुलाम को फादर ऑफ द नेशन भी कहा जाता है, वहां पे फादर ऑफ द नेशन। ठीक है, मॉरिशस के फादर ऑफ द नेशन है और उन्हीं के ये बेटे हैं। ये इनका जो है थर्ड टर्म है। ठीक, कैपिटल मॉरिशस का पोर्ट लुइस में है। मॉरिशन रुपया वहां पे चलता है। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। सुल्तान ऑफ जोहर कप का संबंध किस खेल से है। सुल्तान ऑफ जोहर, ठीक है, तो ये है हॉकी से संबंधित। हर साल जो है सुल्तान ऑफ जोहर कप जो है हर साल आयोजित किया जाता है। जो 21 वर्ष तक के जो उम्र के खिलाड़ी हैं, अंडर 21, इनके साथ जो है प्रतिस्पर्धा करवाई जाती है। ये अभी जो रिसेंटली हुआ था ये मलेशिया में कंक्लूड किया गया और भारत को जो है इसमें ब्रॉन्ज मेडल मिला है। ठीक है, भारत को इस प्रतियोगिता में यानी सुल्तान ऑफ जोहर कप में ब्रॉन्ज मेडल मिला, हॉकी से संबंधित है। ठीक है, ब्रिटेन जो है इस बार का विजेता रहा। ठीक है, भारत को ब्रॉन्ज मेडल मिला है। अगर आपसे पूछ देगा जो हॉकी का जो है भारतीय कप्तान कौन है, तो हरमनप्रीत सिंह है। ठीक है, चलिए, तो इस पे जो प्रश्न है वो हम लोग देख ही चुके हैं। ठीक है, तो आज के क्लास में सारे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को हम लोग देख लिए। इसका पीडीएफ आप निश्चित रूप से डाउनलोड कर लीजिएगा और अब जो है उस पर बनाने का प्रयास कीजिएगा। अगले क्लास में हम लोग नए करंट अफेयर्स के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।